बच्चों, आज हम करने वाले हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। सही है, या बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो सबसे पहले बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट जो है उसके बारे में हम देखेंगे। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल ये है क्या? ये हमें कहता है अगर when velocity of fluid is high then pressure is low। सही है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी किसी भी फ्लूइड की या किसी भी फ्लूइड की, जैसे पानी ले लें, वाटर, तो वहाँ पे जो प्रेशर जो होगा वो कम होगा। अगर वेलोसिटी हाई होगी, जब वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर कम होगा। और अगर वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो अगर लो होगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। सही है, वहाँ प्रेशर हाई होगा। सही है। अच्छा, इसका सिंपल ये आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी फ्लैट में या किसी बिल्डिंग के किसी टावर की टैंक के ऊपर, छत पे जो रूफ़ के ऊपर जो बड़ी टैंक्स जो होती हैं उसमें पानी चढ़ा रहे हैं आप। जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, नीचे पंप के ज़रिए आप पानी ऊपर इसको में टैंक में भरने के लिए जब पानी को ऊपर चढ़ाएंगे तो लेट सपोज आप ऐसा करें, कोई प्लास्टिक वाली पाइप ले लें। सही है। तो ये प्रेशर की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस वक्त कम होगी। तो आप उसको देख भी लीजिएगा कि ये बिल्कुल हार्ड आपको लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके प्रेशर, वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है पाइप के वॉल्स के ऊपर। सही है, तो इसीलिए। अच्छा, दूसरा, लेट सपोज ये पानी जो है इस टैंक से हम नीचे लेके आ रहे हैं। सही, इसी सेम उसी तरह की प्लास्टिक की पाइप में, तो इसके निस्बत ये जितनी हार्ड होगी, पानी जब ऊपर जा रहा होगा तो जितना ये हार्ड आपको लग रही होगी, ये उसके निस्बत बहुत कम हार्ड लगेगी। क्योंकि यहाँ पे नीचे जब आएगा तो पानी की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा, और उसकी वजह से इसके वॉल्स के ऊपर, इस पाइप के वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर जो है वो कम होगा। तो यही चीज़ बर्नौलीज़ ने कहा था। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। ये बेसिकली जो है फ्लूइड्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म है। सही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इन फ्लूइड्स। सही है, यानी कोई भी लिक्विड्स वगैरह या फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनमें। सही है, फ्लूइड्स में जैसे पानी की बात करें तो उसमें जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात आएगी तो वहाँ पे हम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे होंगे। सही है। तो अब उसके लिए हम इसकी डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया, एक पाइप ले लिया। सही है, इस तरह से यूँ एक पाइप है। सही है, यूँ एक पाइप है हमारे पास। ये वाला साइड जो है इसकी हाइट जो है इस सरफेस से ये h2 के बराबर ले रहे हैं, और ये वाली हाइट जो है यहाँ इस साइड पे जो है h1 के बराबर है। सही है।
अब हम एक छोटा सा एरिया हम लेंगे यहाँ पे, सही, ये वाला एरिया, इसको हम डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्लूइड ने तो इसकी बात करेंगे। अब से हम उसी तरीके से यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे और इसको हम कहेंगे डेल्टा x2, सही है। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे जो एरिया है इसका, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ पे इसका एरिया जो है, ये एरिया जो है A2 के बराबर है, सही है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ सपोज करें, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है वो V2 है। यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे F1 और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, इसको हम कहेंगे F2, सही है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल को या बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो टोटल वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है हमने टोटल वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन कहेंगे। अब हम इसको वन बाय वन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट को मैं पॉइंट 1 नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं पॉइंट 2 नाम दे देता हूँ, सही है। तो हमने दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड वर्क डन। अच्छा, जो वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा डेल्टा W1 माइनस डेल्टा W2 के बराबर होगा, सही है। तो अब हमें क्या चाहिए वर्क के लिए, ये दोनों इस पॉइंट पे वर्क डन और इस पॉइंट पे वर्क डन निकालना होगा। अब देखें, जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो F डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, F1। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा x1 से। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास वर्क का फॉर्मूला यानी चेंज इन यानी डेल्टा W1 जो इक्वल आएगा F1 डेल्टा x के बराबर आएगा, सही है। अब यहाँ पे एक डेफिनीशन आपको पता है, प्रेशर जो है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, सही है। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फोर्स को यहाँ रखेंगे, ये एरिया यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा, फोर्स जो इक्वल होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया के बराबर होगा। तो इसीलिए ये डेल्टा W1 जो है ये इक्वल होगा, यहाँ पे देखो F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PA डेल्टा x1, सही। अब यहाँ पे एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया, 1 से, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P1। तो इसीलिए यहाँ P1 A1 के बराबर आया फोर्स। वो कहाँ से आया, इस डेफिनीशन से, जो प्रेशर जो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने F की वैल्यू निकाल के F की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा W। अब सिमिलरली जैसे डेल्टा W1 के लिए किया उसी तरह से डेल्टा W2 ये इक्वल होगा इसके बराबर, यहाँ पे PA डेल्टा x के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P2 होगा, एरिया किसके बराबर है, A2, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डेल्टा x2। तो ये आ गया, सही है। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसका नाम दो इक्वेशन 1। इसमें पुट करेंगे हम, पुट डेल्टा वैल्यूज ऑफ
डेल्टा W1 एंड डेल्टा W2 इन इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो डेल्टा W किसके बराबर आया? डेल्टा W1 किसके बराबर है? इसके। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? P1 A1 डेल्टा X1 माइनस ये वाला डेल्टा W2 किसके बराबर आया? इसके। तो ये P2 A2 डेल्टा X2, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। डेल्टा W आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी पॉइंट 2 पे जो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको, उसमें से हम पॉइंट 1 पे जो काइनेटिक एनर्जी उसको डिवाइड करें और माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे हमने निकालना काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे वैसे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ mv² के। अब यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या है? v1 के बराबर है। सही है। मास यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ पे भी होगा, तो मास सेम रहेगा इसमें। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ा होगा, तो जब भी कहीं पे किसी भी पाइप से कोई लिक्विड फ्लो होता है, तो वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है वो सेम होता है। सही है, चाहे वो पाइप का साइज कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे मास सेम आएगा। फिर माइनस, हम ये देखो 2.2 पे बात कर रहे हैं, तो 0.2 पे वेलोसिटी कितनी है? v2 है, तो यहाँ पे v2 कर लीजिएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होता है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी किसके बराबर है? v1, तो v1² आ गया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो m की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं मास की। अब मास डेंसिटी जो इक्वल होता है, इसको मैं रो से रिप्रेजेंट, ये p नहीं है, रो डेंसिटी को शो कर रहा है। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के। सही है। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम बहुत छोटा सा है, चेंज इन वॉल्यूम, तो इसीलिए इसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम मास किसके बराबर लिख सकते हैं? डेंसिटी और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर हम ले सकते हैं। सही है, तो ये आ गया। तो इसमें जहाँ पे m है वहाँ पे हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। सही है, डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? अब हाफ m की जगह पे मैंने कहा था डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये मास के बराबर आएगा। यहाँ पे v2² माइनस यहाँ पे भी हाफ m की जगह पे डेंसिटी और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और यहाँ पे v1² आ जाएगा। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आएगा? इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ये तीनों, तो हाफ भी कॉमन आएगा, डेंसिटी भी कॉमन आएगी, चेंज इन वॉल्यूम भी कॉमन आएगा, तो बाकी क्या बचेगा? यहाँ पे v2² माइनस v1², ये बच गया। सही है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम क्या करेंगे?
काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया। अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1, सॉरी यहाँ पे 0.1 के बराबर होगा। अब आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो mgh के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे mgh। अब देखो h इस पॉइंट पे इस पॉइंट 2 पे हाइट कितनी है? h2, तो यहाँ पे h2 आ जाएगा, सही है। माइनस यहाँ पे mgh पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट की, 0.1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट कितनी है? h1, तो यहाँ पे आएगा h1। अब हमें मास की वैल्यू पता है, यहाँ से हमने निकाला। मास किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम के। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है मास की जगह पे डेंसिटी चेंज इन वॉल्यूम इंटू GH2, ये आ गया। और यहाँ पे भी हम पुट करेंगे डेंसिटी चेंज इन वॉल्यूम, बाकी G और H1 यहाँ ऑलरेडी है, सिर्फ हमने मास की वैल्यू पुट कर दी है इस फॉर्मूले से, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से जो है मास की वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दी। अब इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, तो वो कॉमन लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रो भी, डेल्टा वी भी, जी भी कॉमन है। रो, डेल्टा वी और जी को कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा H2 माइनस H1, सही है। तो ये आ गया हमारे पास, टोटल वर्क डन आ गया ये। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई ये। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये। तीनों आ गए। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन, इसका नाम देते हैं ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला जो था वो क्या था? डेल्टा W इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अब हमें इन तीनों की वैल्यूज़ पता है। ये पहले हम बात करेंगे इसकी। तो इसमें देखो ये किसके बराबर आया? वर्क डन किसके बराबर आया? ये आया P1 A1 डेल्टा X1 माइनस P2 A2 डेल्टा X2 के बराबर आया वर्क डन। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या है? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आया? इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर आया हाफ रो डेल्टा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसके बराबर आया। उसके बाद प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आया? इसके, तो रो डेल्टा V G H2 माइनस H1 के बराबर आ गया, सही है। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में हम क्या कर सकते हैं? ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इनमें से जो P1 और P2 की, जो जिसमें P1 है उसको एक साइड पे लिखेंगे, जिसमें P2 है उसको एक साइड पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम बात करेंगे, ये दोनों
जो है एक एरिया है और एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये किसके बराबर हो सकता है? अच्छा, एक एरिया, ये स्क्वायर, लेंथ, ब्रेथ और विड्थ किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P1, और इसकी जगह पे वॉल्यूम यानी डेल्टा V हमने कहा है इसके बराबर, फिर माइनस P2। ये भी देखो, ये दोनों एरिया और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के बराबर होगा, डेल्टा V। वॉल्यूम चूँकि सेम होता है इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब, यहाँ जितना वॉल्यूम होगा उतना यहाँ पे भी होगा, तो इसीलिए ये सेम आएगा। इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या होगा? हाफ रो डेल्टा V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो डेल्टा V1 स्क्वायर। सही है। उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा क्या? प्लस रो डेल्टा VGH2 और प्लस माइनस रो डेल्टा VGH1 इसके बराबर आ गया। सही है। अब आपने सिंपल यहाँ से क्या करना है, जिसके साथ जो है, अब इसमें एक और काम, यहाँ डेल्टा V, यहाँ डेल्टा V कॉमन है तो डेल्टा V कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा? P1 माइनस P2 आ जाएगा। सही है। उसके बाद इन सब में देखो डेल्टा V सेम है, तो सब में, इन सब में से भी डेल्टा V को कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 रो डेल्टा V कॉमन निकाला तो ख़त्म, यहाँ पे आएगा V2 स्क्वायर माइनस 1/2। सही है। रो आएगा, इसमें डेल्टा V कॉमन निकाला, एक ही था तो यहाँ पे बाकी क्या बचा है? V1 स्क्वायर प्लस रो डेल्टा V कॉमन निकाला यहाँ पे बाहर तो यहाँ पे क्या बचा? GH2। अच्छा, यहाँ पे माइनस रो एज इट इज आएगा, डेल्टा V को कॉमन निकाला यहाँ पे बाहर हमने, तो यहाँ पे GH1 आ गया। सही है। ये हो गया, ये डेल्टा V कैंसिल हो गया। इसके बाद अभी आपने क्या करना है, जिसके साथ 1 1 है उसको एक साइड पे करेंगे, जैसे ये P1 है। सही है। यहाँ से देखेंगे 1 किसके साथ? इसके साथ है, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, यहाँ माइनस में है तो ये प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर हो गया। सही है। उसके बाद इसके साथ है तो ये यहाँ माइनस में, उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, रो GH1 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो जिसके साथ 2 है उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। इसके साथ 2 है, यहाँ माइनस में तो यहाँ पे आएगा प्लस P2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये है 2 इसके साथ है तो ये आएगा प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद इसके साथ 2 है H2 तो प्लस रो GH2 ये आ गया। अब देखो इसमें जो है ना सारी चीज़ें सेम है, इसमें प्रेशर है P1, इसमें भी प्रेशर P2, इसमें रो सब में सेम है, V1 स्क्वायर, यहाँ पे V2 स्क्वायर है, यहाँ पे GH1, यहाँ GH2, यानी पॉइंट्स का फ़र्क है, बाकी सब क्या होगा? सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? P1, यानी इन सब का सम जो है, चाहे इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें तो दोनों क्या होंगे? इक्वल आएंगे। सही है। तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को? P डिवाइडेड बाय 1/2 रो V प्लस रो GH इक्वल की क्या होता है? कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। सही है।
और इसको हम कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन। सही है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन की जाती हैं। जैसे इन दोनों के सम को हम कहते हैं टोटल प्रेशर कहते हैं, टोटल प्रेशर कहते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं टोटल प्रेशर से। अच्छा, इसको सिंगल सिंगल अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक प्रेशर, सिर्फ इसकी बात करें। सही है। इसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक प्रेशर कहते हैं। और अगर हम सिंगल इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। सही है। तो ये इन टर्म्स को इसी तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन। ये यहाँ पे थोड़ा रोक देता हूँ, इसको पॉज करके नोट करें, नोट करना चाहें। एक ये वाला पार्ट है लास्ट में। तो इसी तरीके से आप बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।